हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के बारे में, यानी कि प्लैनेट्स की दृष्टियां कैसे काम करती हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि प्लानिटरी जो एस्पेक्ट होते हैं ना, वो रिजल्ट्स को मॉडिफाइड कर देते हैं। ठीक है, वो किसी भी भाव के किसी भी प्लैनेट के रिजल्ट में चेंज ले आते हैं। और आपने कई बार देखा होगा, कहीं पर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा होता है तो उनके रिजल्ट्स में ये प्लैनेट्स जो कि एस्पेक्ट कर रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। और मैंने कोशिश करी है कि इसमें सारा ही कवर कर लूं, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने बेसिक का भी बताया है और एडवांस का भी बताया है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा और उसको समझिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट्स की दृष्टियां। तो पराशर ऋषि ने, जो कि एस्ट्रोलॉजी के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है। उनकी जो बुक है बीपीएचएस, उससे ही ये फोटो खींच के मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। उन्होंने लिखा हुआ है कि जब भी कोई ग्रह कहीं पे बैठा होता है, ठीक है, तो वो वहां से थर्ड हाउस और 10th हाउस पे 1/4 एस्पेक्ट डालता है। 1/4 एस्पेक्ट थर्ड हाउस और 10th हाउस पे। जहां पे वो बैठा होता है वहां से 5th और 9th हाउस पे वो 1/2 यानी कि आधी दृष्टि डालता है। ठीक है, और जहां पे वो बैठा होता है वहां से 4th हाउस पे और 8th हाउस पे 3/4 दृष्टि डालता है। यानी कि अगर वो यहाँ पे बैठा है तो थर्ड हाउस पे और 10th हाउस पे 1/4 इफेक्ट डालता है, 5th हाउस पे और 9th हाउस पे 1/2 इफेक्ट डालता है, और 4th हाउस और 8th हाउस पे 3/4 इफेक्ट डालता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि तथा वह ग्रह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि प्रदान करता है, यानी कि जहां पे भी वो बैठा हुआ है वहां से 180 डिग्रीज पे वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस डालता है 100%। ठीक है, 1/1। तो ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा है, इसके अलावा उन्होंने और कहा है कि कुछ प्लैनेट्स के पास स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि कुछ प्लैनेट्स स्पेशली कुंडली में अलग अलग जगहों पे प्रभाव डालते हैं। जिसमें से पहला प्लैनेट है शनि। शनि के पास थर्ड और 10th एस्पेक्ट होता है। बृहस्पति पंचम एवं नवम भाव को तथा मंगल चतुर्थ और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है पूर्ण दृष्टि। देखिए, जो पहले उन्होंने 2-3 चीजें लिखी थी ना, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1/4 दृष्टि डाल रहा है, 1/2 दृष्टि डाल रहा है, 3/4 दृष्टि डाल रहा है, इसका कोई यूज हमें अभी इनिशियल फेज पे नहीं करना है। ठीक है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं करता है ये। जब आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, बहुत एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तब आपके लिए कुछ काम आएगा। अभी इसका हमें कोई यूज नहीं करना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ था और पराशर ऋषि ने बोला हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया। आपको जिस चीज पे ध्यान देना है वो है पूर्ण दृष्टि, कि कहाँ पर फुल एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कि कहाँ पर प्लैनेट किसी भी भाव को या किसी दूसरे प्लैनेट को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है, अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो अभी पूरी दृष्टियां कौन कौन सी होती है, किसकी किसकी होती है, वो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। वो चीज ये है कि सपोज अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है, इसी का मैंने इंग्लिश में यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। कोई भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है ना, तो वो अपने से नेक्स्ट हाउस में, फिर उसके नेक्स्ट हाउस में, यानी कि अब इसमें डिग्री वाइज बनाया हुआ है कि 30 डिग्रीज पे इफेक्ट करेगा, 45 डिग्रीज पे इफेक्ट करेगा, 60 डिग्री पे इफेक्ट करेगा, 90 डिग्रीज पे इफेक्ट करेगा। तो वो सेम चीज है कि अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो यहाँ पे इफेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे इफेक्ट करेगा, और 180 डिग्री पे इफेक्ट करेगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा कि धीरे 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 इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, 90 डिग्रीज पे आके वो मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं पहुंचता, बट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस फेज पे वो मैक्सिमम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 30 से 60 डिग्रीज पे इंक्रीज होते होते वो 50 षष्टियांश तक पहुंचता है, और 90 डिग्री पे आते आते वो 45 षष्टियांश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वापस से कम होने लगता है, और धीरे 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 कम होते होते वो 150 डिग्रीज पे जीरो हो जाता है। मतलब कि कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो 150 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, सपोज कोई भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है तो एकदम यहाँ 150 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा होगा। आपको पता ही है 6th हाउस पे कोई प्लैनेट नहीं देखता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है षष्टियांश। तो षष्टियांश क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, और इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, षष्टयांश। ठीक है, षष्टयांश। तो षष्टयांश क्या होता है? षष्टयांश
प्लानिटरी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट दी गई है। ठीक है, जैसे कि आप लंबाई को मेजर करते हो ना, रोड की किलोमीटर में 5 किलोमीटर बड़ा है, 10 किलोमीटर उससे बड़ा है, 50 किलोमीटर उससे बड़ा है, या बिजली है जैसे 2 वाट का बल्ब है उससे ज्यादा तेज जलता है, 10 वाट का बल्ब है उससे ज्यादा तेज 20 वाट का बल्ब है, वैसे ही यहाँ पे प्लानिटरी स्ट्रेंथ दी गई है तो उसको षष्टियांश बोला गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्लैनेट इधर पे देखता है तो 15 षष्टियांश की स्ट्रेंथ देता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि 90 डिग्रीज पे देखता है तो उसके पास 45 षष्टियांश होते हैं। फिर उसके बाद आखिरी में लिखा गया एट 180 डिग्रीज इट बिकम्स हाईएस्ट दैट इज 60 षष्टियांश। मतलब कि जब भी कोई ग्रह एकदम सीधे देखता है, ठीक है, तो वो पूरी तरह से 60 षष्टियांश यानी कि 60 षष्टियांश का बल जो है सामने वाले को दे रहा होता है, यानी कि उस पर अपने पूरी तरह से इफेक्ट डाल रहा होता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि पूरी तरह से इफेक्ट डालना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ग्रह कहाँ पे पूरी तरीके से इफेक्ट डाल रहा है वो चीज देखनी है। अभी तक जो मैंने आपको बताया कि 1/4 1/4 3/4 1/2 इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये आपको याद नहीं रखना है फिलहाल के लिए। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि पूरी की पूरी दृष्टियां कहाँ पे पड़ रही है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट यू नीड टू नो प्रैक्टिकली। ठीक है, तो जो जब भी आप किसी की कुंडली देखें, चाहे आप अपनी कुंडली देखें, तो आपको प्रैक्टिकली क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी प्लैनेट है वो अपने से, एवरी प्लैनेट है 7th एस्पेक्ट, या मतलब कि कोई भी प्लैनेट है वो अपने से 7th हाउस को देखेगा। शनि के पास पूर्ण दृष्टि होती है 3rd हाउस और 10th हाउस को देखने की। ठीक है, जो पराशर ऋषि ने यहाँ पे लिखा हुआ है, शनि तृतीय और दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, वैसे तो उन्होंने बोला है कि कोई भी इधर उधर जैसे देखेगा, अगर तृतीय भाव को कोई देखे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3rd हाउस और 10th हाउस को हर प्लैनेट 1/4 दृष्टि से देखता है, तो आपको वो ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ पूर्ण दृष्टि वाला ध्यान में रखना है। तो शनि तृतीय और दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, वैसे ही मंगल 4th और 8th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और जुपिटर और 5th और 9th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ बैठा है तो 180 डिग्री यानी कि 7th एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th प्लेस पे पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कोई भी प्लैनेट होगा, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, मतलब ये इनके पास ना ये स्पेशल एस्पेक्ट है इन एडिशन टू 7th एस्पेक्ट। मतलब 7th एस्पेक्ट तो हमें पता ही है कि है। ठीक है, तो कोई भी प्लैनेट होगा राहु केतु को छोड़ के, ठीक है, वो अपने से 7th हाउस पे देखेगा। अगर कोई प्लैनेट यहाँ बैठा होगा तो वो यहाँ पे देखेगा, अगर कोई प्लैनेट यहाँ बैठा होगा तो यहाँ पे देखेगा, अगर कोई प्लैनेट यहाँ बैठा होगा तो यहाँ पे देखेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वो अपने से 7th हाउस पे देखेगा ही देखेगा। उसके बाद सैटर्न 3rd और 10th हाउस पे देखेगा। सैटर्न यहाँ पे बैठा है तो अपने से 3rd हाउस माने कि 1 2 3 यहाँ पे देखेगा, अपने से 10th हाउस यानी कि यहाँ पे देखेगा। ओके, फिर उसके बाद मार्स और जुपिटर, अब मार्स को यहाँ रख देते हैं, तो मार्स अपने से 4th हाउस को देखेगा और 8th हाउस को देखेगा। ठीक है, मतलब कि वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस डालेगा और यहाँ पे इन्फ्लुएंस डालेगा। ठीक है, अब मैं आपको लगन से बता रहा हूँ, कहीं से भी इसको ले सकते हैं। जैसे मान लो कि मार्स यहाँ पे बैठा हुआ है तो मार्स अपने से 4th हाउस को देखेगा और अपने से 8th हाउस को देखेगा, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस डालेगा, यहाँ पे इन्फ्लुएंस डालेगा। आपको काउंट कहाँ से करना है, काउंट वहीं से करना है जहाँ पे भी वो प्लैनेट बैठा हुआ है। ठीक है, उस हाउस को इंक्लूड करते हुए काउंट करना है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है, तो ये मार्स का हो गया। अब उसके बाद जुपिटर, जुपिटर अपने से 5th और 9th हाउस को देखता है, तो जुपिटर अगर यहाँ पे बैठा होगा तो जुपिटर 5th हाउस पे एस्पेक्ट करेगा और 9th हाउस पे एस्पेक्ट करेगा, यानी कि अपनी दृष्टियां डालेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, देखो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, मैंने इसकी स्लाइड बनाई हुई है, अभी आपको बताऊंगा कि अपनी कुंडली में आप इसको देखेंगे कैसे। पहले तो आप ये देखो कि हर प्लैनेट अपने से 7th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है। राहु केतु के बारे में एक चीज मैं बता दूं, राहु केतु के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के पास थोड़ा सा और भी कुछ रूल्स होते हैं, बट इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ, राहु केतु भी अपने से 5th और 9th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। ठीक है, राहु केतु के पास 7th वाली दृष्टि नहीं होती है, राहु केतु 5th और 9th दृष्टि डालते हैं। ठीक है, तो ये चीजें एक आप लोग ध्यान में रखिएगा।
तो जो भी मैंने दृष्टियां बताई उनको हम थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, बेसिक लेवल पे। उसके बाद मैं धीरे धीरे इसी वीडियो में आपको लेवल बढ़ा के बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये जैसे आपका 7th हाउस है, आप सभी को पता है, तो ये शादी का हाउस है। तो बेसिक अगर किसी को अपना 7th हाउस देखना है और दृष्टियां देखनी है, तो दृष्टि अब कैसे पड़ेगी, देखिए सैटर्न के पास 10th एस्पेक्ट है एक्स्ट्रा, तो सैटर्न यहाँ से इन्फ्लुएंस डाल देगा, ठीक है। तो सैटर्न की क्या प्रॉपर्टी होती है, सैटर्न शादी को डिले करता है, तो शादी को डिले कराएगा क्योंकि ये शादी का हाउस है, ठीक है। जुपिटर जुपिटर अच्छा प्लैनेट माना जाता है, ब्लेसिंग्स देने वाला प्लैनेट माना जाता है। तो जुपिटर के पास 9th एस्पेक्ट है एडिशनल, तो जुपिटर 9th एस्पेक्ट से देखेगा तो शादी में ब्लेसिंग्स देगा, मतलब कि शादी होगी, ठीक है। मार्स को थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट मानते हैं, तो मार्स अपने 8th एस्पेक्ट से देखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8th एस्पेक्ट से देखेगा, तो भी वो शादी वाले घर में दृष्टि डालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिस्ट्रक्टिव कुछ पैदा करेगा और मांगलिक योग भी बनाता है यहाँ पे, खैर उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो मैंने एग्जाम्पल चार्ट लिया है, इसमें तीनों ही ग्रह यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। अभी सपोज जुपिटर को यहाँ से हटा दो, ठीक है, माना कि यहाँ पे जुपिटर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, माना कि जुपिटर यहाँ पे नहीं है, उस केस में क्या होगा, सैटर्न डिले करा रहा है, सैटर्न की दृष्टि है, मार्स डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, तो दोनों चीजें नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, या आप अपनी आप कुंडली पे आप क्या सोचोगे ऐसा कि हमारी शादी डिले होगी और कुछ उसमें परेशानियां होंगी, ठीक है। अभी सेकंड केस में क्या देख लेते हैं कि मार्स को यहाँ से हटा देते हैं, अब यहाँ पे मार्स नहीं है तो सैटर्न की दृष्टि है, अब यहाँ पे जुपिटर को वापस ले आते हैं, सपोज जुपिटर यहाँ पे है, तो अब क्या होगा कि सैटर्न देख रहा है, तो सैटर्न डिले करा रहा है, ठीक है, सैटर्न अपनी प्रॉपर्टी तो वहां पे देगा, अपना इफेक्ट देगा वहां पे, बट जुपिटर की ब्लेसिंग्स है तो शादी अच्छी रहेगी। अब भले ही शादी देर में हो लेकिन शादी अच्छी रहेगी, ठीक है। अब अगर मान लो किसी एक ही प्लैनेट का इफेक्ट होता तो वो कम पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि सिर्फ सैटर्न का इफेक्ट होता तो बस वो डिले करा देता, फिर बाकी प्लैनेट्स का आपको इन्फ्लुएंस और बाकी प्लैनेट की क्या पोजीशन है उसके हिसाब से देखना पड़ता। ये मैंने आपको 3 प्लैनेट का इसलिए लेके बताया क्योंकि अगर एक जगह पे 2 प्लैनेट इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, एक प्लैनेट इन्फ्लुएंस डाल रहा है, 3 प्लैनेट इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, तो उसी हिसाब से रिजल्ट मॉडिफाइड होते रहते हैं। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि एस्पेक्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एस्पेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, मेलेफिक एस्पेक्ट और बेनेफिक एस्पेक्ट। जैसे कि हमने कहा कि दृष्टियां, ठीक है, तो कुछ अच्छी दृष्टियां होती हैं, कुछ खराब दृष्टियां होती है, जिसका कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो मेलेफिक एस्पेक्ट में जो प्लैनेट आते हैं वो सैटर्न आ जाएगा आपका, मार्स आ जाएगा, सन आ जाएगा, ठीक है, और राहु और केतु आ जाएंगे। इसके अलावा 2 और प्लैनेट आते हैं जो कंडीशनल माने जाते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा और अफ्लिक्टेड मरकरी, मतलब कि बुरे प्रभाव में अगर मरकरी हो तो वो भी मेलेफिक एस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। अब देखो प्रिडिक्शन करने में क्या होता है ना कि आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सैटर्न का एस्पेक्ट है वो डिफरेंट है, वो मेलेफिक है, वो बुरा कर सकता है लेकिन वो डिफरेंट तरीके का है, उसके लिए आपको सैटर्न की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मार्स का एस्पेक्ट डिफरेंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया, ठीक है। सन का एस्पेक्ट डिफरेंट है, सन का एस्पेक्ट यानी सन की दृष्टियां, सन का जो इन्फ्लुएंस होगा वो सैटर्न और मार्स की तरह बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मरकरी का बहुत लाइटली नेगेटिव होगा, चंद्रमा का बहुत लाइटली नेगेटिव होगा क्योंकि ये लोग सौम्य प्लैनेट हैं। बेनिफिक एस्पेक्ट में आ जाते हैं तो बेनिफिक एस्पेक्ट में 2 प्लैनेट बचते हैं हमारे, जुपिटर और वीनस, जो कि नैसर्गिक शुभ है, इसलिए इनको बेनिफिक एस्पेक्ट में लिया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी। अब थोड़ी और आगे की बात कर लेते हैं जो कि जिनको थोड़ा बहुत पहले से आता है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि ये जो एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं ना, किसी का 3rd है, किसी का 10th है, किसी का 8th है, ठीक है, किसी का 5 है, किसी का 9th है, इनका कुछ तो मीनिंग होगा। लाइक मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं वहां देख रहा हूँ, फिर मैं कभी ऊपर देख रहा हूँ, कभी राइट में देख रहा हूँ, तो अलग अलग जगह इंसान देखता है तो अलग अलग दृष्टि से देख सकता है ना, किसी को गुस्सा करके देख रहा है,
ठीक है, कभी आप किसी बच्चे को देखोगे तो आंखें दिखा दोगे, उसके ऊपर असर पड़ता है, वो आपने उसको डराया, वो अपना काम करने लग जाता है। कभी आप मान लो किसी लड़का किसी लड़की को देख रहे हो छेड़ने की दृष्टि से, तो वो दृष्टि अलग होती है। कभी आप किसी को देख रहे हो, किसी मान लो आप किसी बड़ी कार को देख रहे हो, तो आप किसी बहुत डिजायर से देख रहे हो, लालच से देख रहे हो। या कोई चोर होता है, वो दूसरे के धन को देखता है, वो चोरी के उससे देखता है। तो हर जगह दृष्टियां अलग अलग होती है। इसीलिए जो ये 5th हाउस, 9th हाउस, 3rd हाउस, इन सब की दृष्टियां ना, इनके अलग अलग इनकी इनकी दृष्टियों के अलग अलग मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको अभी बताऊंगा। अब जैसे आप देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एवरी प्लैनेट है 7th एस्पेक्ट। 7th एस्पेक्ट का मतलब होता है डिजायर। ठीक है, तो जब भी कोई भी प्लैनेट किसी सामने वाले हाउस को देख रहा होता है, वो उसको उस हाउस की डिजायर होती है। ठीक है, अब ये डिजायर वर्ड आया कहाँ से? मैंने खुद से नहीं बनाया है। डिजायर इसलिए आया है क्योंकि जो 7th हाउस होता है वो उसको बोलते हैं काम हाउस, काम, डिजायर का हाउस। ठीक है, डिजायर। तो 7th हाउस के ये काम त्रिकोण में से एक है। ठीक है, ये हाउस भी डिजायर का होता है, ये हाउस भी डिजायर का होता है, ये हाउस भी। तो ये काम त्रिकोण में से एक है, इसलिए इसको बोला गया है, इसलिए ये 7th दृष्टि को बोला गया है कि ये डिजायर की दृष्टि है। मतलब अगर हम किसी को देख रहे हैं तो उसके अंदर डिजायर डेवलप होगी। जैसे कि मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपका लग्नेश है, आपका लगन का लॉर्ड है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, या वो मान लो यहीं पे बैठा हुआ है, सिंपल समझाता हूँ अभी। यहाँ पे बैठा हुआ है, अब वो सामने वाले हाउस को देख रहा है, तो उसके अंदर डिजायर होगी शादी की। ठीक है, उसके अंदर डिजायर होगी अपोजिट जेंडर की। ठीक है, अभी आपका कोई हाउस यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई प्लैनेट, तो वो यहाँ पे देख रहा है, तो उसको क्या डिजायर होगी? ट्रैवल करने की डिजायर होगी। कोई यहाँ पे प्लैनेट है, वो यहाँ पे देख रहा है, उसको क्या डिजायर होगी? लिबरेशन की डिजायर होगी, फॉरेन जाने की डिजायर होगी। ठीक है, तो जब भी कोई प्लैनेट अपने से 7th हाउस को देखता है तो उसके अंदर डिजायर डेवलप करता है। तो ये 7th दृष्टि होती है, सबके पास होती है राहु केतु को छोड़ के। उसके बाद सैटर्न के पास 3rd और 10th एस्पेक्ट होता है। तो सैटर्न की 3rd दृष्टि क्या करती है? सैटर्न की 3rd दृष्टि एफर्ट कराती है। ठीक है, एफर्ट कराती है। अभी 3rd हाउस कौन सा होता है? आप सभी को मालूम है, 3rd हाउस है ये। अभी मैंने क्या बोला था कि ये काम त्रिकोण है। त्रिकोण का मतलब 3 हाउस, तो ये तीनों हाउसेस हमारे त्रिकोण में आ जाते हैं। काम त्रिकोण के मतलब कि ये भी काम त्रिकोण है, ये भी काम त्रिकोण है, ये भी काम त्रिकोण है। ठीक है, तो अभी सैटर्न की 3rd दृष्टि होती है, यानी कि इस हाउस में होती है, जहां से हम लोग एफर्ट देखते हैं। अब इंसान एफर्ट क्यों करता है? उसको किसी चीज की डिजायर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? एफर्ट। ये एफर्ट वाली दृष्टि होगी प्लस डिजायर वाली दृष्टि होगी। किसी चीज की आपको डिजायर होगी और उसके लिए आप एफर्ट करोगे। तो सैटर्न कहीं भी बैठा होगा, सैटर्न यहाँ पे बैठा होगा तो आपको करियर की कुछ डिजायर होगी, उसके लिए आप एफर्ट करोगे। ठीक है, सैटर्न यहाँ पे बैठा होगा तो आपको अपने बॉडी बनाने की या अपने लगन की, अपने आप को अच्छा दिखाने की, अपने आप को बड़ा दिखाने की कुछ डिजायर होगी, तो आप फिर उसके लिए एफर्ट्स करोगे। तो सैटर्न जहां भी बैठा होगा वहां से 3rd हाउस में वो एफर्ट क्रिएट कराता है इंसान से कि आप इसमें एफर्ट करिए, आप अपने डिजायर को फुलफिल करिए उस एफर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये उसका 3rd एस्पेक्ट है, और मेहनत कराता है और अच्छा रिजल्ट भी देता है। ठीक है, क्योंकि 3rd हाउस उपजा हाउस होता है। उसके बाद जो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट होता है वो कर्मा होता है। ठीक है, जहां पे भी सैटर्न का 10th एस्पेक्ट पड़ेगा, आपके जीवन में कहीं ना कहीं उस हाउस से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ स्पेशल कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सैटर्न यहाँ पे अगर बैठा हुआ है और वो अपना 10th एस्पेक्ट यहाँ पे डाल रहा है, तो इसका मतलब है कि इंसान को शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल कर्म करना पड़ेगा। उसके जो कर्म होंगे वो कहीं ना कहीं जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंटली शादी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अगर सैटर्न यहाँ पे बैठा होगा, अगर सैटर्न यहाँ पे बैठा होगा तो वो अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ, उसके जीवन में ऐसा कुछ बड़ा होगा जो अपने स्वास्थ्य को लेकर वो हमेशा कर्म करता रहेगा। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहा है या बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य को लेकर उसके लगा रहेगा। उस क्षेत्र में उसका कर्म आजीवन बना रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। अभी जैसे मान लो सैटर्न किसी का यहाँ पे होता है, तो यहाँ से वो 10th हाउस यहाँ पे देखता है, तो ये होता है मोक्ष का, लिबरेशन का, स्पिरिचुअलिटी का। तो जिसका सैटर्न यहाँ पे होगा ना, वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर, मोक्ष को लेकर और स्पिरिचुअल बातों को लेकर हमेशा जिंदगी भर कुछ ना कुछ एफर्ट्स या कर्म करता रहेगा। ठीक है, कभी कुछ पढ़ता रहेगा, कभी किसी से पूछता रहेगा। ठीक है, तो ये सैटर्न का 10th एस्पेक्ट होता है जो कि हमारे कर्म को दिखाता है। उसके बाद मैंने आगे ग्रोथ वर्ड भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो एफर्ट और कर्म वाले जो सैटर्न के एस्पेक्ट होते हैं ना, वो ग्रोथ को दिखाते हैं। क्योंकि 3rd हाउस भी उपचय होता है और 10th हाउस भी उपचय होता है। जिसको उपचय का मीनिंग नहीं पता, उपचय का मीनिंग होता है ग्रोथ। 3rd हाउस और 10th हाउस दोनों ग्रोथ देने वाले हाउसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो मार्स का एस्पेक्ट है। तो
मार्स के पास 4th एस्पेक्ट है और 8th एस्पेक्ट है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके के हाउस होते हैं उसी तरीके के एस्पेक्ट होते हैं। तो 4th एस्पेक्ट क्या दिखाता है? प्रोटेक्शन को दिखाता है। तो जहां भी मंगल बैठा होगा इंसान उस चीज के लिए, जो वहां से 4th हाउस होगा उस चीज के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मार्स यहाँ पे बैठा है तो उसका 4th दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत वो प्रोटेक्टिव हो जाएगा। उनके बच्चों को कुछ कहे तो लड़ने पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मार्स की दूसरी दृष्टि कौन सी है? डिस्ट्रक्टिव वाली, यानी कि 8th एस्पेक्ट। तो जहां पे भी मार्स का 8th एस्पेक्ट पड़ेगा उस हाउस को वो डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, वहां पे वो तहस नहस करने की और अप्स एंड डाउन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जैसे मार्स यहाँ पे है तो मार्स की 8th दृष्टि यहाँ पे है, तो वो एक्सीडेंट वगैरह करा देगा, आयु को कम करने की कोशिश करेगा, शादी के सुख को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्स यहाँ पे है तो मार्स की 8th दृष्टि यहाँ पे आ जाएगी, तो शादी में वो लड़ाई कराने की कोशिश करेगा आपका जो भी पति पत्नी होगा उनसे। ठीक है, तो मार्स के पास 4th और 8th एस्पेक्ट होता है जो इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हमारे पास है जुपिटर, जिसके पास है 5th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट। 5th एस्पेक्ट यानी कि 5th हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ नॉलेज एंड पूर्व पुण्य। तो जहां पे भी जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा वहां की नॉलेज इंसान अपने जीवन में इकट्ठा करता है, या उसको उस चीज की नॉलेज इंसान को मिलती है। ठीक है, या उस बारे में इंसान को जानने की इच्छा रहती है और वो वहां की नॉलेज गेन करता है। उसके अलावा जो उसका 9th एस्पेक्ट है, 9th एस्पेक्ट आपको सभी को पता ही होगा। 9th हाउस किस लिए होता है? ब्लेसिंग्स के लिए होता है, भगवान की ब्लेसिंग्स, पिता की ब्लेसिंग्स, गुरुओं की ब्लेसिंग्स। ठीक है, और जो भी पूजा पाठ करते हैं पुजारी लोग और जितने भी आदरणीय पुरुष होते हैं हमारी जिंदगी में या आदरणीय महिलाएं होती है उन सबकी ब्लेसिंग्स। तो जुपिटर का जहां भी 9th एस्पेक्ट होगा वहां से आपको ब्लेसिंग्स रहेगी। ठीक है, जैसे कि मान लो जुपिटर यहाँ पे है, जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके यहाँ पे पड़ा। ठीक है, तो आपका जिंदगी में ना ये जो जुपिटर होगा वो आपको ब्लेसिंग्स देगा इस हाउस पे, और आपके दुश्मन वगैरह नहीं इकट्ठा होने देगा। ठीक है, आपका लोन वगैरह होगा तो बहुत इजीली चुका देगा, वो आपको ब्लेसिंग देगा। जैसे आपके पास लोन ज्यादा नहीं होने देगा, कुछ ना कुछ आपका ऐसा रास्ता बना देगा कि आपको आप वो लोन आसानी से चुका सको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शत्रु देखते हैं तो शत्रु नहीं होने देगा। यहाँ से कोर्ट केसेस देखते हैं तो अगर मान लो कोर्ट केसेस हो गया तो उसको आपके फेवर में कर देगा, क्योंकि वहां पे जुपिटर अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो जुपिटर का ये 9th हाउस का एस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो 5th हाउस का नॉलेज के लिए, 9th हाउस का आपका ब्लेसिंग्स के लिए बड़ों की। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको एस्पेक्ट में ध्यान रखनी चाहिए कि क्या क्या होती है। होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट बता दिए हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स के एस्पेक्ट बता दिए हैं, वो कैसे काम करते हैं ये भी बता दिया है। एक से ज़्यादा प्लैनेट अगर एक साथ होते हैं उनके एस्पेक्ट कैसे काम करते हैं ये भी आपको बताया। मेलेफिक और बेनिफिक एस्पेक्ट कौन से होते हैं ये भी आपको बता दिया है। तो आप इन चीज़ों को अपने चार्ट में अप्लाई करके देखिएगा। मैंने आपको एक शादी वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरह से शादी को ये लोग ये प्लैनेट्स इफेक्ट करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को एस्पेक्ट वाली पूरी वीडियो समझ में आई होगी। और ये चीज़ आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है कि सैटर्न, मार्स और जुपिटर के पास अलग अलग तरह के 2 एक्स्ट्रा एस्पेक्ट हैं। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और नई जानकारी के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।